बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती हो रही है पंजाब पुलिस में। और आप लोग जो हैं बड़े जोशो खरोश के साथ इसका वेट कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी हमें फॉर्म के बारे में बताएं कि फॉर्म किस तरह फिल करना है और फाइल किस तरह बनानी है। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आपकी फॉर्म जो है, आपका फाइल जो फाइल आप जमा करवाएंगे वो आपकी फाइल रिजेक्ट ना हो। ठीक है, ये ऐसा किसी के पास भी टाइम नहीं होता। बहुत लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि यहाँ क्या लिखना है, कैसे फिल करना है। बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से फाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है और फिर वो मुंह देखते हैं एक दूसरे का। तो आपकी आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन जो है वो बाकी नहीं रहेगा। आपको आपकी सारी हेजिटेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट की जो भर्ती हो रही है, इसकी फाइलें जमा करवाने की जो तारीख है वो 3 तारीख से शुरू हो रही है। यानी कि आज 2 तारीख है और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शायद आप वीडियो लेट देखें, लेकिन 3/2/2024 बरोज़ हफ्ता ये स्टार्ट हो रहा है इसका फाइल सबमिशन। और आप लोग जो है वो अपनी फाइल 3 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं, जाके जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए फ़ाइल बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फ़ाइल बनानी कैसे है, फ़ाइल के साथ क्या क्या लगाना है और कौन सी एहतियातें हैं, ताकि आप लोगों को दोबारा घर का चक्कर ना लगाना पड़े। वहाँ ऑफिस जाएं और अपनी फ़ाइल जो है वो चुप करके जमा करवा के आएं और आपकी फ़ाइल जो है वो आपको पता हो कि मेरी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट है और मेरी फ़ाइल रिजेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले होता है कि डेट क्लियर होगी आपकी, उसके बाद ये है कि आपने फॉर्म लेना कहाँ से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्म लेना कहाँ से है। तो फॉर्म आपको पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabpolice.gov.pk, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके करीब तरीन जो आपके बैठे होते हैं फूड स्टेट वाले, वहाँ से भी आपको फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप से चले जाएं, वहाँ पे आपको फॉर्म जो है फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप किसी फूड स्टेट वाले से ले लें। लेकिन ये देख लीजिएगा कि फॉर्म जो है वो मिलता जुलता हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही फॉर्म आपने इससे मिलता जुलता लेना है और कोशिश करनी है कि जो न्यू फॉर्म जो हो सकता है इसमें भी कोई तब्दीली हो। मैंने एडवांस आपको एक फॉर्म दिया है, मैंने कोशिश की है कि यही फॉर्म होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन हो सकता है इसमें कोई फ़र्क हो, तो आप जो ओरिजिनल फॉर्म है वही लीजिएगा, वेबसाइट से डाउनलोड खुद कर लें, वहाँ जाके प्रिंट निकलवा लें या वहाँ से ले लें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फाइल में लगाना क्या क्या है। सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फाइल में साथ लगाने वाली चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। उसकी क्या वजह है, कैसे क्लियर होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम फॉर्म को फिल करेंगे तो फॉर्म के अंदर ही सारा कुछ लिखा होता है। हम लोग के साथ जो है उसको पढ़ते नहीं है, बस कोशिश करते हैं कि जी बस ये तो फॉर्म है, अब साथ क्या लगाना है, इधर उधर फ़ोन करने शुरू कर देते हैं और लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, ढूंढते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किसी से पूछते हैं। कोई ना तजर्बाकार लोग आपको ऐसा गाइड करते हैं कि आपका सत्यानाश कर देते हैं आपकी फाइल का। तो आपने ज़रा एहतियात से ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले फॉर्म की तरफ आते हैं। आपको फाइल आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नज़र आ रहा है, तो उस फॉर्म को देखते जाइएगा। मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको इसको कंप्लीट करने का, इसको कैसे इसको पुर करना है आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं जी, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दरख्वास्त, पहले आपको राइट साइड से दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती पंजाब पुलिस, ठीक है। यही फॉर्म आपका कांस्टेबल के लिए है, यही लेडी कांस्टेबल के लिए होगा, यही ड्राइवर कांस्टेबल के लिए होगा और यही ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा। चारों लोगों के लिए यही फॉर्म होगा, एक ही फॉर्म है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद ये है कि सबसे पहले आपने आसामी का नाम लिखना है, नाम आसामी। तो नाम आसामी की जगह आपने लिखना है कि कांस्टेबल। अगर आप मेल हैं, कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपने लिखना है कांस्टेबल पंजाब पुलिस, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लिखेंगे लेडी कांस्टेबल पंजाब पुलिस। अगर आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है तो आप लिखेंगे ड्राइवर कांस्टेबल पंजाब पुलिस, ठीक है। अगर आप लेडी कांस्टेबल हैं तो लेडी हैं तो आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई करना तो आप लिखेंगे लेडी ड्राइवर कांस्टेबल,
ठीक है। और अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट हैं, मेल हैं, तो ट्रैफिक असिस्टेंट मेल, अगर फीमेल हैं तो ट्रैफिक असिस्टेंट फीमेल। मैं हर चीज़ को अलग-अलग इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फिर बाद में दोबारा क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग जो है इससे गुस्सा भी होते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा लंबी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप लोगों की तरह तेज तरार नहीं होते, सब लोगों को लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। अगर आपने यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको आपका क्लियर कर दूं कि अगर आपने एक से ज़्यादा असामियों के लिए, एक से ज़्यादा सीटों के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उतने ही फॉर्म लेने हैं। मिसाल के तौर पे आपने कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई करना है, और ड्राइवर के लिए भी अप्लाई करना है, और ट्रैफिक के लिए भी अप्लाई करना है, तो आप 3 फॉर्म लेंगे। और तीनों फॉर्म की आपको, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए, फीस। फीस हर फॉर्म यानी कि हर फाइल जो जमा करवाएंगे उसकी 200 रुपये फीस है गवर्नमेंट की, ठीक है जी। वो आप साथ जमा करवाएंगे वहाँ पे जब फाइल जमा होगी। तो आपकी जितनी फाइलें होंगी उतने 200 रुपये भी आपने जमा करवाना है वहाँ पे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा हर जितनी भी आपने दरख्वास्तें देनी है, जितने सीटों पे आपने अप्लाई करना है, अगर कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए और ट्रैफिक के लिए, तीनों के लिए करना है, तो 3 फॉर्म लेंगे। तीनों के साथ जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो तीनों के साथ अलग अलग लगाएंगे, और फिर जाके 3 फाइलें कंप्लीट करेंगे, तीनों फाइलें जाके जमा करवाएंगे। अगर आपने एक जगह पे अप्लाई करना है तो एक ही लगाएंगे, और साथ जो डॉक्यूमेंट होंगे वो पूरी एक फाइल बन जाएगी। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म नंबर आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये आप जहाँ पे जाके फाइल जमा करवाएंगे वो खुद यहाँ पे फाइल नंबर लिख के अपनी आपकी फाइल जमा कर लेंगे, और आपको एक चिट बना के देंगे। वो चिट क्या होती है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर रोल नंबर स्लिप नज़र आ रही है, लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा रोल नंबर स्लिप, ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है रोल नंबर स्लिप, ये आपको फिल करके दे देंगे वो। ठीक है, इसमें से एक आपको दे देंगे, 2 वो रख लेंगे। तो ये फॉर्म नंबर वो वहाँ लिखेंगे, यही फॉर्म नंबर इधर भी लिखा होगा। तो आप जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मेरी फाइल जो है वो किधर है, तो आपको ये चिट दिखानी होगी, आपको ये स्लिप दिखानी होगी। जब आपकी मेयरमेंट होगी या आपकी रनिंग होती है तो आप यही स्लिप लेके जाते हैं, और इस स्लिप के ऊपर जो नंबर होता है, इस नंबर के ज़रिए से वो आपकी फ़ाइल ढूंढ लेते हैं उसी वक्त। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्म नंबर की जगह आपने कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ देना है। अब आते हैं हिस्सा अव्वल, पार्ट 1 को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है दर्ज झेल कवायद उम्मीदवार खुद पूरे करेगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जो उम्मीदवार खुद पूरे करेगा, इसका मतलब यही है कि अपने हाथ से लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि उम्मीदवार जो है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, वो लिखेगा खुद। ऐसा नहीं है कि उसका कोई जानने वाला या उसको कोई रिश्तेदार लिख दे और उसको पता ही ना हो कि उसका सही नाम क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि खुद पूरा करेगा। इसका ये मकसद नहीं है कि वो अपने हाथ से लिखे। अगर उसकी लिखाई अच्छी नहीं है, या वो नहीं लिखना चाह रहा है, या उसको कोई मसला है, तो इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, कोई भी लिख सकता है। लेकिन जो यहाँ पे देनी है आपने मालूमात, वो बिल्कुल करेक्ट देनी है। खास तौर पे आपके नाम के स्पेलिंग वगैरह और तारीख पैदाइश और ये चीज़ें, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपकी फाइल रिजेक्ट होती है। अब आते हैं जी, सबसे पहले आपने नाम लिखना है। नंबर 1 पे है नाम। यहाँ पे आपने नाम के सामने उर्दू में नाम लिख देना है, और जो बॉक्सेस बने हुए हैं सामने बड़े अंग्रेजी हरूफ में, यहाँ पे आपने अपना नाम अंग्रेजी में लिखना है, ABC कैपिटल में, बड़ी ABC में। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अगर नाम के सामने आप लिखेंगे मोहम्मद असलम, ठीक है, ये आपका नाम हो गया। तो इधर अंग्रेजी में आप लिखेंगे, हर बॉक्स में एक डिजिट लिखेंगे, M एक डब्बे में, दूसरे में U, आगे H, आगे A, M, M, A, D, फिर एक खाना खाली छोड़ देंगे, आगे A, S, L, A, M, फिर आगे जो खाने खाली बच गए उनको खाली छोड़ देंगे। समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद अपने सेकंड नंबर पे वालिद का नाम लिखना है उर्दू में, यानी कि जहाँ पे वालिद का नाम आगे डैश है, यहाँ पे उर्दू में लिख देना है। जो भी आपके अब्बू का नाम है वो लिख देना है उर्दू में। और इधर जिस तरह आपने अपना नाम लिखा था बॉक्सेस के अंदर बड़े हरूफ में, इसी तरह आपने वालिद का नाम लिखना है। आगे लिखना है पेशा या महकमा। ये आपके वालिद का पेशा या महकमा है, आपका नहीं है। ठीक है, अगर आपका वालिद जो है वो किसी डिपार्टमेंट में है तो उसका नाम लिख दें। अगर आपके वालिद आर्मी में है तो यहाँ लिख दें आर्मी। अगर पुलिस में है तो लिखें महकमा पुलिस, महकमा लिखा हुआ है पुलिस लिख दें। ठीक है, अगर टीचर हैं तो लिखें महकमा तालीम। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ लिख देंगे ज़रात। अगर कोई ताजर हैं तो दुकानदार हैं तो दुकानदार लिख देंगे। जो भी आपके वालिद करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं मज़हब। मज़हब आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम लिखेंगे। अगर आप अक़लियती उसमें से अप्लाई कर रहे हैं कोटे के लिए, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी हैं आप, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो वो अपना मज़हब लिखेंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी 5% कोटा होता है।
اس کے بعد اپنی ذات لکھنی ہے، جو بھی ہیں آپ، آپ کی ذات کیا ہے، خان ہے، بلوچ ہے، ارائی ہے، جو بھی ہے آپ کی ذات لکھنی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے تعلیم لکھنی ہے 5 نمبر پہ، تعلیم آپ کی میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ سر میری تو ایم اے ہے لیکن میں میٹرک بیس پہ اپلائی کر رہا ہوں، یہاں میں نے کیا لکھنا ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ ایم اے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ اپلائی میٹرک بیس پہ کر رہے ہیں، یہاں آپ نے ایم اے لکھنا ہے۔ اگر آپ کا بی اے ہے، آپ یہاں پہ میٹرک چاہیے لیکن آپ نے یہاں پہ بی اے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھیں تاریخ پیدائش کے مطابق میٹرک سند۔ اب یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ تاریخ پیدائش جو ہوتی ہے وہ اپنی زبانی جو ان کو یاد ہوتی ہے اپنے شناختی کارڈ والی، وہ یہاں پہ ایسے فوراً لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے میٹرک کی سند کے اوپر آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ دیکھ لینی ہے اور دیکھ کے لکھنی ہے۔ یہاں پہ بہت ساری فائلیں ریجیکٹ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے شناختی کارڈ پہ بعض دفعہ اور آپ کی میٹرک کی سند پہ تاریخ پیدائش ایک جیسی نہیں ہوتی، تو کیا کرتے ہیں کہ جی جلدی جلدی اپنی میٹرک کی شناختی کارڈ والی جو ہے وہ اپنی تاریخ پیدائش لکھ دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس کے اوپر آپ کی عمر ادھر ادھر ہو تھوڑی بہت تو اس سے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی ایشو ہے، آپ کی میٹرک کی سند کے اوپر آپ کی تاریخ پیدائش اور ہے اور آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر اور ہے، تو فوراً سے پہلے اپنا جو ہے وہ نادرا میں جا کے اپلائی کر دیں، نادرا میں جا کے اپلائی کریں اور اپنے شناختی کارڈ کے اوپر اپنی جو ہے وہ تاریخ پیدائش جو ہے وہ میٹرک کی سند کے مطابق کروا لیں۔ اگر آپ بورڈ کے چکر لگائیں کہ میں میٹرک کی سند کے اوپر صحیح کروا لوں، پھر آپ کو میٹرک کی سند پہ بھی کروانا پڑے گا، ایف اے پہ بھی کروانا پڑے گا، بی اے پہ بھی کروانا پڑے گا، ایم اے پہ بھی کروانا پڑے گا، بہت لمبا چکر ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کی جو سندوں پہ چل رہا ہے اس کو آپ اپنے شناختی کارڈ کے اوپر صحیح کروا لیں، وہ صرف ایک جگہ پہ صحیح کروانا پڑے گا۔ اوکے، یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ ضلع ہے، اپنا ڈسٹرکٹ لکھنا ہے، جو بھی ہے آپ کا، بھاولپور ہے، جو بھی ہے، ویاڑی ہے، خانیوال ہے، لودھرا ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، خوشاب ہے، جو بھی آپ کا ضلع ہے وہ لکھ دیں یہاں پہ۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ عمر ہے۔ اب عمر دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سال، آگے لکھا ہوا ہے مہینہ، آگے لکھا ہوا ہے دن۔ اگر آپ کی عمر ہے 18 سال 4 مہینے اور 25 دن، تو آپ نے پہلے سال کے آگے لکھنا ہے 18، مہینے کے آگے لکھنا ہے 4 اور دن کے آگے لکھنا ہے 25۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میری ویڈیو دیکھ کے وہ ویسے لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے جو آپ کی عمر ہے وہی لکھنی ہے، آپ نے اپنی اپنی لکھنی ہے۔ نمبر 9 پہ ہے قومی شناختی کارڈ نمبر۔ اب شناختی کارڈ نمبر کے درمیان میں ڈیشیں لگائی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ ہر باکس کے اندر ایک ہندسہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل پورے ہوتے ہیں، اس سے بعض لوگ لکھتے ہوئے یہاں پہ ان کا ہاتھ کانپ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں پورے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ یہ پورے باکس ہوتے ہیں، آپ نے آرام سے ایک ایک باکس کے اندر ایک ایک ہندسہ لکھ دینا ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پہ 42120، ٹھیک ہے، آگے ڈیش، اس طرح جو بھی ہے آگے لکھتے جانا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے سابقہ ملازمت کے مکمل کوائف۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پہلے کہیں ملازمت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ٹیچر ہے اور ابھی وہ بھرتی ہوا تھا ٹیچر، تو اس کی وہ ایلیجیبلٹی ہے، وہ اس کرائٹیریا میں پورا آتا ہے، اس کی عمر بھی پوری ہے، ہر چیز پوری ہے، وہ وہاں سے این او سی لے کے ادھر آنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے 10 نمبر والا۔ جو نئے امیدوار ہیں، سول ہیں، کوئی جاب نہیں کرتے پہلے، وہ 10 نمبر والا کالم جو ہے وہ فل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر 11۔ نمبر 11 پہ ہے مستقل پتہ۔ اب مستقل پتہ اور موجودہ پتہ یہ ہر جگہ ہر کسی فارم میں ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں پہلے بتایا کہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ تسلی سے بتا رہا ہوں۔ مستقل پتہ اور موجودہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر مثال کے طور پہ آپ پیدا ہوئے ہیں ملتان میں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ پرائمری وہاں پہ آپ نے کی، میٹرک وہاں پہ کی، اب اب آپ کے والد صاحب کہیں جاب کرتے تھے یا آپ میں وہاں سے کوچ کر کے آپ لاہور چلے گئے ہیں، اب جا کے آپ وہاں رہنا شروع کر دیا آپ نے۔ اب آپ کا جو مستقل پتہ ہوگا وہ ضلع ملتان والا ہوگا، جو ملتان جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور موجودہ پتہ جو ہوگا وہ لاہور والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مستقل پتہ سے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مستقل پتہ اور موجودہ پتہ، اگر کچھ لوگ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں رہ رہے ہیں تو ان کا مستقل پتہ اور موجودہ پتہ سیم ہوتا ہے، وہ ایزن کر دیتے ہیں۔ اب مستقل پتہ آپ نے اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے، تھانہ لکھنا ہے، متعلقہ تھانہ۔ اب تھانے والا بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کون تھانے پہ کیا لکھنا ہے، تو یہ خالی چھوڑ دیں گے آپ، تو جب آپ فائل جمع کروائیں گے تو وہاں سے ان سے پوچھ لیں گے کہ سر یہاں پہ کیا لکھنا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے، جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں پولیس لائن میں جمع کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا تھانہ بنتا ہے، آپ کا ایڈریس ان کو بتائیں گے، وہ آپ کو تھانہ بتا دیں گے، آپ نے وہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا فون نمبر لکھنا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ فون نمبر ایسے ہی چلا دیتے ہیں، بس کوئی لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر 8ویں دن ان کی سم چینج ہوتی ہے، پھر جب میسج آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے اطلاع ہی نہیں دی، تو ایسا نہیں کرنا آپ نے۔
अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल है या ऐसी कोई सिम है जो किसी भी वक्त बंद हो सकती है, या आपने किसी से चोरी रखा हुआ है, या जिस तरह भी है, तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी है इस फॉर्म के ऊपर। अपने वाले साहब का या अपने घर का या अपने जो भी आपका एक मुस्तकिल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि वो सिम चेंज कर ली थी सर, मैं मुझे तो पता नहीं चला, तो मैंने तो सिम दूसरी डाली हुई थी। ऐसा नहीं करना। वो नंबर देना है जो हर वक्त ऑन हो, किसी भी वक्त आपको कोई भी कॉल आ सकती है। नेक्स्ट है जी मौजूदा पता, 12 नंबर पे मौजूदा पता। मुश्किल पता, अगर आपका मौजूदा पता सेम है तो यहाँ पे लिखना है। अगर आप, मैंने आपको पहले बता दिया, इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है। आगे थाना फिर है, तो थाना ये मौजूदा पते वाले थाना है। ठीक है। अगर आपका मुश्किल पता और मौजूदा पता सेम है तो फिर 11 नंबर वाला आप फिल कर दें, 12 नंबर वाला छोड़ दें, एजन कर दें, डैश डैश कर दें। आगे आ गया नंबर 13। अब 13 नंबर वाला जो है ये कॉलम हर बंदे ने फिल नहीं करना। ठीक है। 13 नंबर वाला जो है वो लोग फिल करेंगे जिनके वालिद या दादा, ठीक है, या वालदा या दादी पहले पुलिस में मुलाजिम हैं या थे। ये उन लोगों के लिए है 13 नंबर। ठीक है। ये आपने गौर करना है थोड़ा सा। 13 नंबर वाला सिर्फ वो लोग करेंगे जो फैमिली क्लेम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिनके वालद या दादा जो है वो पुलिस में थे या हैं, या वालदा या दादी पुलिस में थी या है। वो लोग 13 नंबर वाला फिल करेंगे, बाकी कोई भी बंदा इसको फिल नहीं करेगा, खाली छोड़ देगा। अब इसमें वो लोग सुन लें, वो क्या लिखेंगे, अपने वालिद का नाम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद रिश्ता लिखेंगे। अब देखें, अगर उसका वालिद है तो रिश्ते के सामने लिखेगा वालिद, अगर उसका दादा है तो रिश्ते के सामने लिखेगा दादा। ठीक है। आगे पेटी नंबर, पेटी नंबर अपने वालिद से या अपने दादा से पूछेंगे आप कि आपका पेटी नंबर क्या है, वो लिखेंगे। ओहदा आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो एएसआई हैं पंजाब पुलिस में, या सब इंस्पेक्टर थे, या कांस्टेबल थे, क्या थे। ठीक है। तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद जिला, कौन से जिला में थे वो लिख देना है। उसके बाद पुलिस के जिस शोबा में जिला में नौकरी कर रहे हैं की तफसील। ठीक है। अगर वो अभी मौजूद हैं तो उसकी तफसील लिखनी है कि वो पुलिस के फलां शोबे में फलां ब्रांच में लगे हुए हैं, फलां थाने में हैं। उसके बाद रिटायर हैं तो रिटायर लिख देना है आगे। ठीक है। आगे 14 नंबर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी ने फिल करना है। इसमें दो मोअज़्ज़िज़ीन के नाम व मुकम्मल पते जिनके मुतलका वाला क्वाइफ उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सकती है। ये उन दो मोअज़्ज़िज़ीन के नाम लिखने हैं आपने, जिनके जिनको आप अच्छी तरह जानते हों, जो आपको अच्छी तरह जानते हों। इसमें मैं आपको आसान सा हल बता देता हूँ। एक अपने खामोशी से एक अपने किसी भाई का लिख दें, और एक अपने किसी साथ किसी, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी ये ज़रूरी है जी हमारे मोहल्ले का ही होना चाहिए, हमारी गली का होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसे बंदे लिख दें जो आपको जानते हो, चाहे वो किसी और जगह पे रहते हो। इसका मकसद ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपका नंबर बंद हो जाता है, फ़ोन नंबर बंद हो जाता है, तो यहाँ से जो फ़ोन नंबर आपने दिया होता है उसके ज़रिए से आपको इतला दी जाती है। तो आपने ये ख्याल करना है। ठीक है। ये मुकम्मल लिखना है कि मैं ये फ़लाँ बंदा है। एक बंदा लिखना है कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ कौम फ़लाँ सकना मतलब रहायशी फ़लाँ, फ़ोन नंबर उसका लिखना है। ठीक है। आगे फिर दूसरा बंदा भी इसी तरह लिखना है। आगे आ गया जी हलफनामा। अब इसके बारे में एंड पे डिस्कस करेंगे। ये आपने जस्ट यहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार कर देने और निशान अंगूठा लगा देने, ये जब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। आपने दस्तखत जो है वो कोशिश करें कि उर्दू में दस्तखत किया करें, ताकि आपका नाम पता चल जाए। और अंगूठे का निशान, ये लेफ्ट अंगूठा लगाते हैं हमेशा। जो फीमेल होती हैं वो राइट अंगूठा लगाती हैं, और जो मेल होते हैं वो लेफ्ट अंगूठा लगाते हैं। अब हदायत आ गई आगे। हदायत दूसरे पेज पे आ जाती हैं, तो इसमें लिखा हुआ है दर्जा झेल कागजात दरखास्त के खिलाफ करने जरूरी हैं। देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें यहाँ से पता चल जाएगा फॉर्म के ऊपर से कि हमने क्या क्या लगाना है और कितनी कितनी कापियां लगानी है। ये आ गया है जी वो चीज़ दूसरे पेज पे। सबसे पहले उसने लिखा है कि अलिफ तमाम तलीमी इसनाद। अब आपकी जितनी भी तलीमी इसनाद हैं, चाहे आपने एफए किया है, बीए किया है, एमए किया है, ठीक है, आप पीएचडी हैं, जो भी हैं, तो आपने तमाम जितनी भी संदें हैं आपकी वो, ठीक है, और डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड और करेक्टर सर्टिफिकेट की तीन तीन कापियां लगानी है। ठीक है। अगर आपने मिसाल के तौर पे एफए किया है तो आपने मैट्रिक की भी तीन लगानी है, एफए की भी तीन लगानी है। अगर आपने बीए किया है, मैट्रिक की भी तीन लगानी है, एफए की भी तीन लगानी है, बीए की भी तीन लगानी है। ठीक है। अगर आपने एमए किया है तो फिर इस तरह मैट्रिक की भी तीन, एफए की भी तीन, बीए की भी तीन और एमए की भी तीन। ठीक हो गया। इसके बाद डोमिसाइल की भी तीन, शनाख्ती कार्ड की भी तीन, करेक्टर सर्टिफिकेट की भी तीन, और ये सारी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद 8 तस्वीरें लगानी है अपने पासपोर्ट साइज। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि ब्लू अपना बैकग्राउंड में हो। ठीक। उसके बाद उम्मीदवार फॉर्म फुल करे तो बॉल पेन का इस्तेमाल करे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि बॉल पेन से लिखना है, तो बॉल पेन का मकसद ये होता है कि फॉर्म खुदा न खास्ता गीला भी हो जाता है,
तो बॉल पेन जो है उसकी स्याही नहीं फैलती, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि बॉल पेन से लिख देना। बहुत सारे लोग लेके बैठ जाते हैं, अब किससे करें, तो ये ब्लैक या ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल कर लें। उसके बाद फैमिली क्लेम वाले अपने कागजात साथ लगाएंगे। अब जिस वालद या वालदा के बारे में वो लिख रहे हैं कि मेरा दादा या वालद पुलिस में है, 13 नंबर वाला कॉलम जो है, उनके कागज भी साथ लगाएंगे, ठीक है। वो उनको पता होता है, अपने वो जो पुलिस मुलाजिम है उनको पता होता है, उन्हें कहेंगे यहाँ पे कागज मांग रहे हैं, तो वो वहां से तस्दीकी सर्टिफिकेट बनवा के लगाएंगे वाकई हमारे पास ये बंदा जो है वो नौकरी करता रहा है या कर रहा है। अब है आगे, भर्ती प्रोग्राम के मुताबिक शेड्यूल मतलब करके पुलिस लाइन के बाहर आवेदन किया जाएगा। उम्मीदवार बजाते खुद जिम्मेदार होंगे, भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बनेंगे, अलावा कोई स्पेशल इतला ना दी जाएगी। देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नंबर पे मैसेज आता है, कॉल आती है, लेकिन आप लोगों का नंबर बंद होता है। यहाँ पे उन्होंने पहले लिख दिया है कि हम कोई जिम्मेदार नहीं है। अब आगे है, हल्फनामा में गलत बयानी की सूरत में दरखास्त देता को मुलाजमत से नाअहल तस्वर किया जाएगा। ये आपको समझ आ गई है कि हल्फनामा जो एंड पे, पहले पेज के एंड पे जो लिखा हुआ है हल्फनामा, अगर इसमें कोई गलती है, अगर आप मुलव्वस हैं, आपने चुप करके कर दिया, कौन सा पता चलना है, तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब भी पता चलेगा, पता चल जाता होता है, एंड पे जाके वेरिफिकेशन होती है। अब हिस्सा दोम जो है, इसको आपने फिल नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है खाली, ठीक है। नाम लिख के, नाम, बल्दियत, कौम और जिला, ये पहली लाइन लिख के बाकी छोड़ देना है। ये वो ऑफिस वाले खुद पुर करेंगे, ठीक है। हिस्सा स्वयं जो है, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। नीचे मेंबर सिलेक्शन बोर्ड, कमेटी वगैरह, ये सारा कुछ आपने छोड़ देना है। बस आपने इस सफ़े से अपनी हदायत पढ़नी है और खाली छोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं रोल नंबर स्लिप पे। रोल नंबर स्लिप पे भी आपने फॉर्म नंबर की जगह खाली छोड़ देनी है, नाम, वल्दियत, बाकी सारा कुछ लिख देना है। डायरी नंबर भी खाली छोड़ देना है, जिला और शनाख्ती कार्ड का नंबर, जो जो आपके मुतलका है वो छोड़ देनी है, लिख देनी है, बाकी छोड़ देनी है। अब बाज लोग दस्तखत मोहर वसूल कुनंदा यहाँ पे अपने दस्तखत करके बैठे होते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। जो बंदा आपसे फाइल वसूल करेगा वो अपने दस्तखत यहाँ पे करेगा, और आपने यहाँ पे तस्वीरें लगा देनी है ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। एक तस्वीर फॉर्म के साथ लगा देनी है, और 3 तस्वीरें आपने यहाँ लगा देनी है, 4 हो जाएंगी, और बाकी 4 तस्वीरें फॉर्म के साथ कहीं भी अटैच कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हलफनामा। अब जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे ना, तो इस तरह का आपके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा रोटेट करके लगाया हुआ है। ये वाली तहरीर जो है वो फॉर्म के साथ ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि 100 रुपये वाला स्टाम्प लेना है, उस स्टाम्प के ऊपर इसको कॉपी करवा लेना है, ठीक है। और नीचे जो फिर बाद में एंड पे जो है वो आपने, जब कॉपी हो जाएगी तो स्टाम्प के ऊपर, कॉपी शुदा स्टाम्प के ऊपर आपने फिर दस्तखत करने हैं और अंगूठा लगाना है, ठीक है। और नीचे डेट भी डाल देनी है, जो डेट आपकी होगी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जी, कुछ लोगों के क्वेश्चन है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें इससे मुतल्लक रह गई हैं, वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने ये फॉर्म फिल कर लिया है, फॉर्म के ऊपर आपने तस्वीरें लगा दी हैं, साथ 3-3 कापियां आपने करवा ली हैं, अपनी तमाम संदों की कापियां करवा लेनी हैं, और साथ आपने 8 तस्वीरें रख लेनी हैं, ठीक है। अब इसकी तरतीब क्या लगानी है, और इसको आपने कैसे फाइल की शक्ल देनी है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़रा सुन लें। सबसे पहले आपने, जब आप कापियां वगैरह करवाएंगे, तो वहां से ही, वहीं से या बुक सेंटर से कहीं से भी आपको एक जो है वो खाली फाइल कवर ले लेना है। 10 रुपए वाला ले लेना है, ज़्यादा महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5-10 रुपए वाला कोई ले लें, ठीक है। और उसके अंदर आपने तरतीब कैसे लगानी है। सबसे पहले आप अपना फॉर्म जो है, भर्ती वाला फॉर्म जो है वो रखेंगे नंबर 1 पे। जैसे ही मिसाल के तौर पे हम, किताब है, कोई बुक है, उसको हम खोलते हैं, तो जैसे ही आप पहला पेज खोलेंगे, तो सबसे पहले पहला उसका कवर खोलेंगे, तो सबसे पहले आपका फॉर्म नजर आना चाहिए, ठीक है। तो उस फॉर्म के ऊपर आपने क्या करना है, एक साइड पे आपकी तस्वीर लगी होगी, और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये पुलिस का मोनोग्राम लगा हुआ है, यहाँ पे रख के आपने अपनी जो शनाख्ती कार्ड की 3 कापियां हैं ना, वो यहाँ पे आपने स्टेपलर कर देनी है, ठीक है। एक साइड पे आपकी तस्वीर खड़ी हो, एक साइड पे फॉर्म के ऊपर आपकी 3 कापियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के आपने कर देनी है। ये नहीं उल्टी करनी है, सीधी करनी है, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सीधा रख के उसको कर देना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो तस्वीर है वो आपने 4 तस्वीरें फ्रंट से टेस्टेड करवानी है, 4 तस्वीरें बैक से टेस्टेड करवानी है, ठीक है। 8 तस्वीरें होंगी, 4 सामने वाली साइड से आपने तस्दीक करवानी है, 4 तस्वीरें बैक वाली साइड से तस्दीक करवानी है। जो फॉर्म के ऊपर लगानी है वो फ्रंट वाली साइड से जो टेस्टेड होगी वो लगानी है। एक फॉर्म पे आ जाएगी, 3 आपकी स्लिपों पे आ जाएंगी, ठीक है। ये 4 तस्वीरें आपकी यहाँ पे आ गई सामने वाली,
और जो बैक वाली होंगी वो आपने कहीं भी, वो जो साथ छोटा सा एनवलप होता है जिसके अंदर वो तस्वीरें डाल के देते हैं, वो उसी तरह ही कहीं ना कहीं अटैच कर देनी है, साथ स्टेपलर कर देनी है। वो बाद में काम आएंगी, अगर आपका ये जो है आप कामयाब होते हैं तो फिर आगे काम आती हैं वो। अच्छा जी। उसके बाद आपकी फार्म फार्म के ऊपर आपकी तस्वीरें हो गई, और उसके बाद आपका फार्म आ गया, फार्म के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड की कापियां आ गई। अब सबसे पहले आपका फार्म आने के बाद दूसरे नंबर पे आपने अपना डोमिसाइल रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपना डोमिसाइल रखना है। डोमिसाइल के साथ तीसरे नंबर पे आपने अपना जो है वो तलीमी संदें रखनी स्टार्ट कर देनी है। अब तलीमी संदें कैसे रखनी है, ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की सनद रखेंगे, छोटी पहले रखनी है, बड़ी बाद में रखनी है, क्योंकि उन लोगों ने आपको मैट्रिक बेस पे भर्ती करना है। तो आपको ज़्यादा, मतलब आप पढ़े लिखे हैं तो उससे आपको ना कोई इजाफी नंबर मिलने हैं, कुछ भी नहीं होता इससे। लेकिन आपको जब आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको फिर प्रेफर किया जाता है बाद में डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, आपकी उसमें इज़्ज़त अफजाई होती है, आप लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त का मकाम मिलता है, आपको लोग समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको अच्छी, मतलब नज़र से देखा जाता है, तो इसलिए सारे लगाने हैं आपने। ठीक हो गया। उसके बाद समझ आ गई आपको, सबसे पहले फॉर्म, उसके बाद आपने अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड तो ऊपर आ गया, उसके बाद आपका करेक्ट सॉरी डोमिसाइल आ गया, डोमिसाइल के बाद अपनी मैट्रिक की 3 कापियां सनद की। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों की मैट्रिक की सनद नहीं है वो अपने मैट्रिक के जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा उसकी 3 कापियां लगा दें, और अपनी सनद का बंदोबस्त करें। जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो सनद चेक करते हैं। ठीक है, कापियां लगा दें, आपका काम चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने पूछा हुआ था, मुझे याद आ गया कि अगर हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो हम कैसे अप्लाई करें। तो आप जाएं नादरा ऑफिस, नादरा ऑफिस में जाके अपनी फ़ीस भरें, वहाँ पे अपना फ़ीस पे कर दें, और आपको वहाँ से टोकन मिलेगा, रसीद मिल जाएगी शनाख्ती कार्ड की। तो शनाख्ती कार्ड अपना अर्जेंट बनवाएं, वहाँ से फ़ीस ज़्यादा भर दें, अर्जेंट शनाख्ती कार्ड वहाँ ऑर्डर कर दें, आपका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। तो शनाख्ती कार्ड जब तक आएगा वहाँ, तब तक आप अपनी स्लिप साथ लगा दें। ठीक है, इसके साथ अपनी स्लिप की 3 कापियां लगा दें टेस्टेड करके, वो भी काम चल जाएगा। जिन लोगों का डोमिसाइल नहीं है वो लोग डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दें, और उसकी वहां से स्लिप मिलेगी आपको, वो स्लिप साथ लगा के अपना काम चला दें, आपकी फाइल जमा हो जाएगी। लेकिन जब आपकी फाइल, अपने ख्याल रखना है कि इसके बाद जब फाइलें स्क्रूटनी होगी, चेक होंगी, तो फिर आपकी फाइलों में एतराज़ लगेगा और लिस्टें लगेगी कि आपकी फाइल का फलां फलां एतराज़ है, आपकी शनाख्ती कार्ड सही नहीं है, आपने स्लिप लगाई हुई है, या आपका डोमिसाइल नहीं है, या आपकी सनद नहीं है, तो आपने तब तक वो मंगवा लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने महीने का ऑर्डर दे देना है और 10 दिनों बाद ये चेकिंग हो तो फिर आप मुंह तो देखते रहें। ऐसा नहीं करना, आपने अर्जेंट देना है, उधर 5-6 दिन वाली फीस भर देनी है, और इधर आपने ये वाला काम कर देना है। तब तक, जब तक एतराज़ लगेगा तब तक आपका शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल आ जाएगा। आपने फ़ौरन से 3 कापियां करवानी है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। जैसे आपको रिसीव हो आपने 3 कापियां करवा के, टेस्टेड करवा के अपनी जेब में रखनी है। कहीं भी आपको कॉल आएगी आपने जाके फ़ौरन जमा करवा देनी है, ताकि आपकी फाइल जो है वो आगे चल सके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी, डोमिसाइल आ गया, डोमिसाइल के बाद आपने मैट्रिक की सनद रखी, मैट्रिक के बाद आपने एफए की, एफए के बाद बीए की, बीए के बाद एमए की। ठीक है, और उसके बाद आपने करेक्टर सर्टिफिकेट की 3 कापियां लगानी है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपने कहाँ से लेना है जी, आपने अपनी मुतलका जो है 15 है वहाँ से जाके लेना है। ठीक है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो 15 है वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, अपने वहाँ से लेना है। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल वाला है वो लगाना है या पुलिस वाला लगाना है। तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है मुझसे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने स्कूल वाला भी लगाना है और आपने पुलिस वाला भी लगाना है, दोनों लगाने हैं आपने। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई एफआईआर थी, जिनको कोई सज़ा मिली हुई है, या जिनके ऊपर कोई एफआईआर थी, कुछ लोग जो है वहाँ से बरी हो गए हैं, या इनके ऊपर झूठी एफआईआर थी, वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर लोगों के ऊपर अभी भी एफआईआर है, या क्रिमिनल, या आप कहीं से सज़ा याफ्ता हैं, या आपको कहीं से सज़ा हो गई है, अदालत ने आपको 1-2 माह की सज़ा दी है, या जितनी भी सज़ा दी है, तो फिर आप लोग अप्लाई ना करें। ऐसे फीस से भरने का और जलील होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों की फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप वहाँ से, आपको कोई, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई थी लेकिन आपको वहाँ से जो है वो बरी कर दिया गया, अदालत ने बरी कर दिया है, या एफआईआर खारिज हो गई है, तो फिर आप अप्लाई करें। लेकिन साथ जो आपके ऑर्डर हैं एफआईआर के खारिज होने के या आपके बरी करने के, वो अभी से आप अदालत से वो कापी निकलवा लें टेस्टेड शुदा, और वो भी साथ लगा दें। ठीक है, ये लाजमी है आपके लिए, इससे आपकी बचत हो जाएगी और आपको प्रेफर किया जाएगा।
अच्छा जी, अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट अजाफी हैं तो फिर आपने वो बिल्कुल एंड पे लगा देने हैं। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अभी यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, आपने सारी तरतीब लगा ली है। अब आपने इनको फाइल में रख देना है। फाइल में रखने के बाद आपने एक टैग लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि सुई लगाते हैं स्टेपलर की और बिस्मिल्लाह करके फाइल जमा करवा देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है और फाइलों के साथ जो हशर होता है, इतनी हज़ारों हज़ारों फाइलें जो हैं उनके बंडल होते हैं, समझ नहीं आती कौन सी फाइल किधर जा रही है, और आपकी सुइयां जो हैं वो वहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकती, और सुइयां उखड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके कागजात जो हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि एक जो है वो सुआ वगैरह, जो कोई भी चीज़ या कोई कील वगैरह लेना है, उसमें से उसके ज़रिए से अपनी फाइल के नीचे जिस तरह हम जिल्द करते हैं, बिल्कुल एंड वाली साइड साइड से एक साइड से सुराख करना है, और एक टैग लेना है, धागा जिसको बोलते हैं, मोटा धागा लेना है, जिस तरह टैग होता है साथ मिल जाता है फाइल के, तो वो आपने लेना है और उसके अंदर से गुजार के आपने उसको अच्छी तरह से बांध देना है। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ रह गई आखिरी। अब आपने मार्कर लेना है, और कोई भी ब्लैक या ब्लू जो वाज़ेह नज़र आया, आपने अगर कोई भी कलरफुल या कोई वाइट लिया है तो उसके ऊपर तो जो भी नज़र आए सही तरह लिखता हो, मोटा मार्कर लेना है, और उसके दोनों तरफ, फाइल के दोनों तरफ, पहले सीधी साइड रखनी है, वहाँ पे लिखना है नाम, अपना नाम लिखना है, वल्दियत, साहब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मोहम्मद असलम, वल्द मोहम्मद अकरम, कौम बलोच, सकना, चक नंबर फलां फलां, तहसील फलां, ज़िला फलां। ठीक है, अपना ये लिख के, और ऊपर लिखना है सबसे ऊपर, फाइल बराए भर्ती कांस्टेबल पंजाब पुलिस ज़िला साहिवाल, जो भी आपका ज़िला होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ भी आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अगर आपने ड्राइवर कांस्टेबल के अप्लाई किया तो ऊपर लिखना है फाइल बराए भर्ती ड्राइवर कांस्टेबल जिला फलां। अगर आपने ट्रैफिक के लिए लिखना है तो आपने लिखना है ट्रैफिक फाइल बराए भर्ती ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, इसी तरह जो फीमेल हैं वो भी इसी तरह करेंगी। अब एक चीज़ मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं आपको, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कि अगर आपने 3-4 जगह पे अप्लाई करना है तो आप 3-4 जगह पे ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है कि फॉर्म फिल करना है, अपनी कापियाँ 3-3 लगानी हैं, और 8 तस्वीरें लगानी हैं, तो फिर आपने उतनी ही फाइलें बनानी है इसी तरह, हर किसी की अलग-अलग लिखनी है। ऐसे नहीं कि एक ही फाइल बना के उसके ऊपर लिखें फाइल बराए भर्ती कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपकी फाइल फौरन रिजेक्ट हो जाएगी, ना कांस्टेबल में काउंट होगी, ना ड्राइवर कांस्टेबल में, बिल्कुल आउट हो जाएगी। ये आपने नहीं करना, एक फाइल एक जगह पे आपने अप्लाई करवानी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, मैंने कोशिश की है कि इसके मतलब आपको सही तरह से बता दूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो फाइल बनाने के मतलब, या फाइल को किस तरह मेंटेन करना है उसके मतलब, या जमा के मतलब, तो इसके बारे में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसे समझाया जाए कि आप लोग जो है वो दोबारा किसी से मत पूछें। अपने पाँव पे खड़ा हूँ और आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को बताएं, लोगों को गाइड कर सकें। बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबको हामी नासर हो, और मेरी कोशिश, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो आप सबको कामयाब करे। इसके अलावा जो है वो अभी इस वीडियो में मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।